डॉक्टर साहब, ये जो ईरान की और अमेरिका की वाय चाइना बात चल रही है, इसमें चाइना ने आज क्या कहा है? क्योंकि ट्रंप और चाइना ने सवेरे तो बहुत अच्छी बात की थी। चाइना ने कहा था कि हम इनके दोस्त हैं, हम दोनों मिलकर दुनिया बदलेंगे। ट्रंप ने कहा था इनसे अच्छे कोई लोग नहीं हैं, हम दोनों बहुत बड़े नेता हैं, शी जिनपिंग को। और अभी खबर आ रही है कि चाइना ने रिजेक्ट कर दिया है अमेरिका के प्रस्ताव को। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? संतोष भाई, मैं आपसे अर्ज करूं कि दोनों बड़े मुल्क हैं, नो डाउट, दोनों के पावर्स बहुत हैं, लेकिन दोनों अपने ज़मीन के इलाकों से बाहर एक ताकत रखते हैं। अमेरिका की जो बाहर अपनी ज़मीन के बाहर की ताकत है वो जंगों से तौली और देखी जाती है, और चाइना की जो चाइना के बाहर की ताकत है वो इकोनॉमी से, लोन से, एड से, फिनांस से, और ज़्यादातर उनकी जो बीओटी फिनांस है, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम में जो पैसे लगाते हैं पूरी दुनिया में, कहीं 15 बिलियन, कहीं 12 बिलियन, उनके इसी तरह जो है वो लगे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप जंग के ज़रिए से दुनिया पे छाने की कोशिश करते हैं तो आप खौफ से इज्जत पैदा करते हैं, और जब आप फिनांस करके किसी मुल्क का कोई प्रोजेक्ट करके आप उससे नज़दीक होते हैं तो आपका ज़्यादातर जो रिश्ता होता है वो खौफ के बगैर होता है। हाँ, उसमें थोड़ी धौंस होती है, ऐसा नहीं है कि धौंस नहीं रहती है, लेकिन खौफ नहीं रहता है। सबको अपनी अपनी बातें कहने का पूरा हक रहता है। तो मुझे लगता है कि चाइना और अमेरिका, और चाइना और ईरान, ये चाइना का खुद का डिसीजन था कि वो आज या ईरान का साथ देता या ईरान का साथ ना देता। लेकिन ईरान का साथ देकर चाइना ने दूसरे तमाम मुल्कों को ये समझ दी है कि हमेशा सामने कौन खड़ा है ये नहीं देखना चाहिए, आप कर क्या रहे हैं ये देखना चाहिए। चाइना ने अपने चीन के बिजनेस, चीन के ताल्लुकात, उनकी धरोहर, उनके हजारों साल के इतिहास के मुताबिक ईरान के हजारों साल के इतिहास के सफर को अपने साथ रखा, और उन्होंने ईरान के साथ को सपोर्ट किया। और ये सपोर्ट ही नहीं किया है संतोष भाई, पिछले 10 नहीं, पिछले 25-30 सालों में बहुत बार ऐसा मौका आया है जब चाइना को लालच भी दी गई है, चाइना का काम भी रोका गया है, चाइना में इन्वेस्टमेंट करने की बात भी की गई, और उसके बदले में चाइना से चाहा गया है कि वो ईरान का साथ छोड़ दे। मगर वो उनका और ईरान का जो रिश्ता है वो इकलौता नहीं है, उनका, रशिया का और ईरान का जो रिश्ता है वो ये त्रिकोणी रिलेशन है, जिसमें टेक्नोलॉजी किसी की होती है, असलहा किसी का होता है, असलहा किसी का होता है, टेक्नोलॉजी किसी की होती है। तो मुझे लगता है कि ये इस अहद में, इस ज़माने में, 2026 में चाइना का ये डिसीज़न कि हम ईरान का साथ नहीं छोड़ सकते, दो चीज़ों को कैरी करता है। एक, विरासत की दोस्ती, यानी छुटभइये जब दोस्त बनते हैं तो वो छोटी छोटी लालचों में दोस्ती छोड़ देते हैं। विरासत वाले जब दोस्त बनते हैं तो वो फिर विरासत को देखते हैं, वो देखते हैं कि नहीं भाई, हमारा साथ पुराना है, साथ निभाएंगे, बिल्कुल जैसे भारत का और ईरान का साथ है और हज़ारों साल से चला आ रहा है। तो भारत की जनता, भारत के इंसान दोस्त लोग, और भारत के, अब तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ हद तक हुकूमत भी, क्योंकि कल ही जो है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो है वो रिसीव किया है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान को, अब्बास अरागची साहब को, ब्रिक्स वाली मीटिंग में। तो मुझे लगता है कि इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है पुरानी दोस्ती, ख़ानदानी नज़रिया, और पुरानी तहजीबों में जीने वाले लोग दुश्मनी से परहेज़ करते हैं, मगर दोस्ती निभाने में कोई परहेज़ नहीं करते। लेकिन हम ब्रिक्स की मीटिंग में तो बाद में आएंगे। ये क्या हुआ कि सवेरे तो इतना ज़्यादा, इतना खूबसूरत और ग्रैंड वेलकम हुआ ट्रंप का, जिसमें शुरू में भाषण दिया शी जिनपिंग ने, और उन्होंने कहा कि हम और अमेरिका मिलकर के सारी दुनिया का नक्शा बदलेंगे, नई दुनिया बनाएंगे, दुनिया में नई रवायत चलाएंगे।
और उन्होंने कहा कि ट्रम्प साहब ने कि शी जितने अच्छे दोस्त हैं, जितने अच्छे नेता हैं, हम उसका खैर मकदम करते हैं। और इस गर्मजोशी के बाद दोपहर के बाद जब बातचीत हुई तो ट्रम्प अचानक पलट गए। ट्रम्प ने कहा कि जो चाइना है वो भरोसे के लायक नहीं है, और चाइना ने ट्रम्प की बात को उलट दिया और ईरान का साथ दिया। इसके पीछे क्या रीजन है? अच्छा, मैं इसमें बहुत खूबसूरत नज़रिया आपसे शेयर करूं, वो ये है, फिर वही बात है मगर शायद अल्फाज अलग हो। देखें, चाइना की जो सिचुएशन है, उसने सुबह को कहा कि हम दुनिया बदलेंगे और हम दुनिया में बढ़ चढ़ के जो भी बदलाव के काम है साथ करें। पर वो चाइना की दुनिया के लिए कह रहा था, वो अमेरिका की दुनिया के लिए नहीं कह रहा था। देखिए, पूरी दुनिया में जब अमेरिका के सामने कोई खड़ा होता है तो ये कहता है हम आपके काम आएंगे, हम आपका काम करेंगे, हम आपका हुक्म मानेंगे, हम आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। आज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का सामना जिससे था, वो नौकर की हैसियत नहीं रखता, वो जी हुजूरी नहीं कर सकता, वो झुक नहीं सकता, वो दब नहीं सकता, वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकता, वो अपनी पोजीशन से समझौता नहीं कर सकता। और उसने कह दिया कि हमारी दुनिया में एक बहुत बड़ा महत्व ईरान का है, सो हम अपनी दुनिया आपके लिए नहीं बदल सकते, ना आपके लिए छोड़ सकते हैं। अब आपका सवाल यह है कि ये बदला रुख क्या है। मुझे लगता है कि ये जो एक्स प्लेटफॉर्म है, इसने पूरी दुनिया में शायद सबको नाम दिया होगा। बेशक लोगों की क्रेडिबिलिटी बढ़ी होगी, बेशक लोग मिलियंस ऑफ लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, पर यकीन जानिए डोनाल्ड ट्रंप को जितना नुकसान इस एक्स ने पहुंचाया है, उतना नुकसान मुझे लगता है शायद ही किसी नेता को किसी प्लेटफॉर्म से पहुंचा। ये तदब्बुर करने वाली, सोचने वाली, दिमाग वाली बात है कि देखिए, पहले खत चला करते थे, मोहतरम लोगों के खत लोगों में पढ़े जाते थे। गांधी जी को जब खत आता था तो उस पर एड्रेस में लिखा रहता था, बापू भारत में जहां कहीं हो। आप सोचिए कि जब शख्सियत बढ़ती है तो लोगों का एड्रेस कितना छोटा हो जाता है। अब बड़ी शख्सियत में अगर आप आ गए हैं, बड़े फ्रेम में, सो कॉल्ड के आप बड़े नेता हैं, तो आपको तो लोगों को पढ़ना चाहिए और सीरियसली पढ़ना चाहिए। यकीन जानिए, सुबह को जो पढ़ता है डोनाल्ड ट्रंप को, उसे पता होता है कि कल जो है वो ये स्टेटमेंट बदल जाएगी। नहीं, 1 घंटे के बाद बदल जाएगा। एक घंटे और 2 घंटे के बाद, यानी क्रेडिबिलिटी की अब एज भी नहीं बची, वो भी आप मिनटों में देख सकते हैं। तो ये कंडीशन कब आती है? ये कंडीशन आती है 2 हालतों में, जब आदमी बहुत जल्दबाज हो या आदमी डरा हुआ हो। अब आप फैसला कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए हैं या जल्दबाज हैं, क्योंकि जो भी कहते हैं, मतलब आप देखिए ना, एक्स पे इतना मजाक उड़ाया जाता है, शायद ही किसी प्रेसिडेंट का इतना मजाक उड़ाया गया हो जितना इनका उड़ाया जाता है। और मैं आपको एक बात कहूं, जब तक ये हादसा नहीं हुआ था ईरान के उन बच्चों का, 168 बच्चों, तब तक तो देखिए ये था कि शिया जो हैं वो ईरान के साथ हैं और अमेरिका के खिलाफ हैं, सुन्नी ईरान के मसलन साथ हैं और अमेरिका के खिलाफ हैं। पर आप यकीन जानिए, 168 बच्चों पे जो बमबारी इन लोगों ने की है, जो हमला किया, उसके बाद जितने इंसानियत दोस्त हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान या इर्द गिर्द के ममालिक नहीं, यूरोप में कंडीशंस इतनी खराब हो गई। उससे आगे जाइए, मैं शायद कहीं पढ़ रहा था या किसी ने मुझे बताया, जहन में नहीं है, कि कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या किसी बड़ी पोजीशन पे कोई लेडी हैं जो अपने बच्चे की कोई तस्वीर शेयर कर रही थी, तो उनसे किसी ने मैसेज करके कहा कि जब अपने बच्चे को आप सीने से लगाएं तो आप उन बच्चों का भी ज़रूर ख्याल करें कि जो अपने माओं के गोदियों से छिन गए और जिनके गर्दन को जो है उनके तन से जुदा कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ हुआ है, ये जब आ रहे थे तो आने का सत्कार उन्होंने देख लिया, और जब उन्होंने बात की कि साहब ईरान का साथ छोड़ दो, तो चाइना ने कह दिया भैया हम सारे मुल्क को आपकी ताज़ीम के लिए खड़ा कर सकते हैं, आपको हम बहुत ही अच्छा वेलकम दे सकते हैं, ग्रांड ऐसा वेलकम दे सकते हैं जो आपको किसी ने ना दिया हो, लेकिन ईरान पे बात नहीं होगी। सो देखिए, दोस्ती इस तरह की होनी चाहिए कि जब किसी के साथ हो तो फिर किसी के साथ है। ये आपने इम्पोर्टेंट बात कही कि
चाइना और अमेरिका जब दुनिया बदलने की बात और नई रवायत शुरू करने की बात करते हैं तो वो अपनी दुनिया की बात करते हैं। चाइना अपनी दुनिया की बात करता है, अमेरिका अपनी दुनिया की बात करते हैं। तो जाहिर है अगर ये नज़रिया था तो फिर बातचीत का कोई मतलब था नहीं। ये तो सही बात है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर कल जा रहे हैं यूएई के प्रेसिडेंट से मिलने अबू धाबी जा रहे हैं। और इधर यूएई ने और इसने दूसरा इसराइल ने सऊदी अरेबिया इन दोनों ने मिलकर के ईरान के ऊपर एक अटैक भी किया है, हमला भी किया है, जिसका ईरान ने जवाब दिया है। लेकिन इस बीच में जो प्रधानमंत्री जा रहे हैं यूएई में, तो वहाँ पर वो क्या संदेश देंगे, क्या बातचीत होगी उनकी। उन्होंने कहा कि हम अपनी दोस्ती को और अगले मुकाम पर ले जाएंगे। तो इसके बीच आपका क्या अंदाज़ा, वहाँ क्या दोनों की बातचीत होगी? क्या चाइना के ऊपर बातचीत होगी, क्या ईरान के ऊपर बातचीत होगी, या हिंदुस्तान और यूएई में मिल करके कोई नई। क्योंकि देखिए इसमें एक ध्यान देने की बात है कि पिछली बार जब यूएई में का समझौता होने वाला था, यूएई का और ईरान का, तो उस समय हमारे जयशंकर यूएई में थे। तो माना ये जा रहा है कि जयशंकर पूरे 3 दिन यूएई में रहे थे और उन्होंने उस समझौते को फेल करने की कोशिश की। अब प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कोई मतलब नहीं है वहाँ जाने, क्योंकि उसके बाद वो स्वीडन, नॉर्वे जैसे देशों में जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं। यूएई के से वो शुरू कर रहे हैं, क्यों शुरू कर रहे हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सिलसिले से मैं इतना कहना चाहूँगा कि उनके जो भी रणनीतिकार या उनके जो भी पॉलिटिकल एडवाइज़र उन्हें एडवाइस कर रहे होंगे, बेशक वो उनका पहला कदम देश की सुरक्षा को और देश के आगे आने वाले फ्यूचर को देख के ही होगा। लेकिन जहाँ तक ज़मीनी सतह की बात है, तो ज़मीनी सतह की बात में हमें कुछ चीज़ें देखना होती हैं। जैसे देखिए, अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है और उनके प्रेसिडेंट बड़े थे, चाइना पहुँचे। ये बताइए कि अमेरिका कुछ मनवा पाया चाइना से? नहीं। तो सफ़र रह गई, धरी की धरी रह गई। तो बड़े लोगों का किसी भी मुल्क में पहुँचना या किसी बड़े मुल्क का किसी मुल्क में आना वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। इम्पोर्टेंट ये है कि वो जिन नीतियों को साथ लेके आ रहे हैं, या इम्पोज करने या कैरी करने या इंपोर्ट करने या एक्सपोर्ट करने, तो उसमें वो कितने कामयाब होंगे। इस वक्त की जो रणनीति है, उस रणनीति में जो सबसे बड़ा गुलाम या गुलामी कहेंगे, गुलाम तबीयत जितने मुल्क हैं वो सारे के सारे एक तरफ हैं, और आज़ाद तबीयत जितने मुल्क हैं वो सारे के सारे एक तरफ। तो अब हम आज़ाद तबीयत और गुलाम तबीयत को बहुत डेप्थ में जाके देखते हैं, तो हमें देखते हैं कि ईरान जो है वो एक आज़ाद तबीयत मुल्क है। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का ईरान के साथ जो पुराना रिश्ता है वो खुद प्राइम मिनिस्टर को मालूम है। प्राइम मिनिस्टर ईरान विजिट कर चुके हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आगे के सफ़र में 2026 में ईरान में भी उनकी एक मुलाकात है, यानी उनकी सफ़र है 2026 में। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो इंडिया की कोशिश इसलिए रहती है सऊदीया और दुबई के साथ ज़्यादा एकजुटता करने की कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो इन 6-7 देशों से आता है, और हमारे 1.5 करोड़ लोग यहाँ पे हैं। तो हमारा रिश्ता इनसे बना रहे। दूसरे, उनको पानी की ज़रूरत है, हमें गैस की ज़रूरत है। तो अंडर सी जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब हो, उसके लिए भी ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हमारा रिश्ता बना रहे। अब हम अगर जोग्राफिया सिस्टम से देखें कि फिर आगे हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए, आप दुबई को कुछ भी मदद नहीं दे सकते, इसलिए कि दुबई कोई फ़ौज आके नहीं लड़ रही है। दुबई को आप सरकार भी नहीं दे सकते, उसे पैसे की ज़रूरत है नहीं, उसकी करेंसी हमसे बहुत आगे है, ठीक है। उसे काम की भी हमसे ज़रूरत नहीं है, हमारे लोग खुद वहाँ काम कर रहे हैं।
फिर उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? हो सकता है इंटरनेशनल सपोर्ट में एक हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क उसके साथ खड़ा हो जाए, तो उसकी आवाज़ में कुछ दम आ जाए। लेकिन यहाँ मसला दुबई के साथ कोई दुश्मनी का है ही नहीं। यानी ईरान की दुबई के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ईरान की कुवैत के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ईरान की अरब के साथ देशों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। ईरान कह रहा है भाई तुमने जो अपनी हिफाज़त के लिए जो बेसेस अमेरिका को दे रखे हैं, उन बेसिस का इस्तेमाल हो रहा है हमें मारने के लिए, तो हमें अपनी हिफाजत के लिए उन जगहों को मारना है। तो वो जब भी मारता है उन जगहों को पहले से अनाउंस कर देता है, बोल देता है। वो जंग के उसूल भी याद रखता है, हमें मोहब्बत के तो उसूल कम से कम याद रखने चाहिए। अब ब्रिक्स के ऊपर आते हैं। देखिए, ब्रिक्स की मीटिंग एक नॉमिनल मीटिंग है, क्योंकि ब्रिक्स को बर्बाद करने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो हिंदुस्तान का ही है। क्योंकि हिंदुस्तान ने ब्रिक्स की दूसरी या तीसरी मीटिंग में ये ट्रम्प के कहने पर ब्रिक्स की जो अपनी करेंसी वो चलाना चाहते थे उसको ड्रॉप कर दिया। मेरे हिंदुस्तान ने कहा कि हम डॉलर में ही व्यापार करेंगे, और हिंदुस्तान के कहते ही बाकी तो ब्रिक्स के छोटे छोटे देश हैं जो हैं उन लोगों को कोई मतलब रहा ही नहीं उसमें। और अब ब्रिक्स को लेकर के ईरान भी है यहाँ पर जो उसका मेंबर है, तो ये एक फेस सेविंग कंट्री है, और यहाँ के फैसले का कोई असर दुनिया की स्थिति पर नहीं पड़ सकता है। तो ब्रिक्स की मीटिंग में अब्बास अगराची का आना ये नहीं बताता, हालांकि आए होंगे तो हमारे जो ईरान देश के लोग हैं वो ज़रूर मिले होंगे उनसे, अब्बास अगराची से, हमारे फॉरेन सेंट्रल मिनिस्ट्री के ऑफिस के लोग जो ईरान डेस्क पे काम करते हैं। लेकिन वो खाली एक कर्ट से मुलाकात हुई होगी, उसमें कोई स्ट्रेटजिक फैसला नहीं हुआ होगा, तो ये तो मैं मान के चलता हूँ। तो इसलिए वहाँ पे भाषण भी दिया अगराची ने, तो यही दिया कि ब्रिक्स के ज़रिए से गरीब लोगों को काम हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम बताई, इन प्रॉब्लम्स का हल निकाला जा सकता है, पर कैसे निकाला जा सकता है ये उन्होंने नहीं बताया। तो ब्रिक्स का मसला कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ। महत्वपूर्ण है ईरान का मसला और चीन का मसला और रूस का मसला। ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं, ये जो एशियन पावर सारी दुनिया में नए सिरे से खड़ी हो रही है, और रूस ने कल ही एक एटॉमिक मिसाइल का हवा में परीक्षण किया है, ये बताने के लिए कि हम भी हैं इसमें। तो ये कहें वियतनाम का, और अच्छा वियतनाम के विदेश मंत्री चले गए हैं यहाँ नॉर्थ कोरिया, वहाँ उनका समझौता हो गया है। नॉर्थ कोरिया से हिंदुस्तान का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि हम साउथ कोरिया के साथ हैं। तो रूस और नॉर्थ कोरिया एक तरफ है, तो नॉर्थ कोरिया भी शामिल कर लें जो अपने मिसाइल अमेरिका तक पहुंचा चुका है। रूस है, चीन है, और उत्तर कोरिया है, और ईरान है। ये चारों मिलकर के दुनिया में एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में उभर सकते हैं, और ये चारों एशियन हैं।